नमस्कार। दुनिया की सबसे पवित्र नदी गंगा, देश विदेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक गंगा, आधे देश की जिंदगी का हिस्सा गंगा और उत्तर से दक्षिण तक भारत के घर घर में किसी न किसी तरीके से मौजूद गंगा पर खास पेशकश के साथ मैं हूं अनुराधा प्रसाद। गंगा पर खास एपिसोड क्यों? तो इसका जवाब है देश की नई सरकार के टॉप एजेंडे पर गंगा का पुनरुद्धार। 30 साल बाद एक बार फिर सरकार गंगा के लिए भगीरथ बनने की पहल कर रही है ताकि इस महान नदी के अच्छे दिन वापस लाए जा सके। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निःशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती क्यों? गंगा की उठती गिरती लहरों के बीच इस गीत में एक बेइंतहा दर्द है। ये गीत सवाल पूछता है कि भ्रष्ट हो चुकी मानवता और नष्ट हो चुकी नैतिकता के बीच गंगा निःशब्द भाव से बहती है क्यों? तार है पार, प्रजा दोनों पार। गीतकार ये सवाल पूछता है कि जिस गंगा को हिंदुस्तान की सरजमी पर माँ का दर्जा हासिल है, वो अपनी संतानों के सताए जाने के बावजूद निर्लज्ज भाव से बहती है क्यों? दर्द के इन्हीं शब्दों से गंगा के अतीत, वर्तमान और भविष्य का सवाल खड़ा होता है। सवाल उठता है कि क्या गंगा के लिए कोई भगीरथ बनकर सामने आएगा? न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने ही मेरे लिए कुछ काम तय किए और जैसे जैसे माँ गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी, मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। इतिहास गवाह है कि पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री वाराणसी में पतित पावनी गंगा के चरणों पर ये इरादा कर रहा है कि वो माँ गंगे को नया जीवन दान देगा। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शायद ईश्वर ने मेरे लिए तय किए हैं। हिंदुस्तान की जिंदगी का हिस्सा है गंगा। जीवन से मृत्यु तक अंतिम सत्य है गंगा। धर्म पुराण से विज्ञान तक अद्भुत अलौकिक है गंगा। हिंदू मान्यताओं में ये स्वर्ग से धरती पर आई, लेकिन वक्त के साथ विकास की अंधी दौड़ ने गंगा की तासीर बदल दी और आज ये महान नदी गंदगी के बोझ से लदकर रेंग रेंग कर अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करने को मजबूर है। माँ गंगा जो चीख चीख कर कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है, कोई तो मेरा लाल आए जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। क्यों नरेंद्र मोदी गंगा के लिए भगीरथ बनने की मुहिम शुरू कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि हिंदू मान्यताओं में गंगा का स्थान क्या है। दरअसल हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को गंगा जीवंत बनाती है। हमारे आपके सबके वजूद को गंगा बरसों से सींचती आई है और हम सब आज जो कुछ हैं वो गंगा की बदौलत ही हैं। संत असंत या मुल्ला महंत सभी को गले लगाती है गंगा। ध्यान, अजान, कुरान, पुराण से भारत एक बनाती है गंगा। झूमती मचलती अटखेलियां करती गंगा की धारा जब हिमालय से उतरकर उत्तर भारत के मैदान में आती है तो जिंदगी उड़ान भरने लगती है।
गंगा के इसी मैदान के आर पार हिंदुस्तान की जमीन पर सभ्यता और संस्कृति का दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसे इतिहास आर्य सभ्यता कहता है। हजारों हजार साल से यही सभ्यता गंगा के पालने में विकसित हुई, जिसका अंश उत्तर भारत के कण कण में मौजूद है। यही गंगा आधे हिंदुस्तान की लाइफलाइन बन गई और इस महान नदी की अविरल धारा गंगा जमुनी तहजीब को जिंदगी देती रही। मुस्लिम गंगा जल से वजू करते हैं तो हिंदू आचमन करता है। इसलिए गंगा महज नदी नहीं है, ये करोड़ों लोगों को जोड़ने का मंत्र है। चाहे वो श्यामलाल का खेत हो, चाहे वो सलीम का खेत हो, सुनील या सलीम में गंगा भेद नहीं करती है। उन दोनों के खेतों को गंगा सिंचित करती है, गंगा जल देती है। लेकिन वही गंगा आज बेहद मैली है। बावजूद इसके हिंदू विधि विधान और स्नान गंगा किनारे ही होता है। गंगा जल भले ही पीने और नहाने लायक न हो, लेकिन ये मान्यता बदस्तूर कायम है कि गंगा में एक डुबकी मोक्ष का मार्ग है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक राजा भगीरथ गंगा को लेकर धरती पर आए और ये शिव की जटाओं से निकलती है। यही आस्था गंगा को पवित्र मानने की धार्मिक वजह है। गंगा भारत की पहचान है। गंगा मात्र एक नदी नहीं, वह हमारी माँ है। गंगा हमारे लिए केवल एक नदी नहीं, इस देश के कोटि कोटि समुदाय की व्यापक आस्था की प्रतीक है। गंगा की इस देश के अंदर लोग पवित्रता की पूजा करते हैं। गंगा भारतवर्ष की आवश्यकता है, सनातन धर्म का प्राण है। उत्तराखंड के हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर से पिघले बर्फ से गंगा गोमुख नामक जगह पर जन्म लेती है और उदात्त पहाड़ों से उतरकर मैदानी भारत में कदम रखती है। लेकिन वक्त के साथ गंगा इंसानी बेरुखी का शिकार हो गई। आजादी के बाद तेज रफ्तार विकास गंगा का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरा। ऊंचे पहाड़ पर गंगा जल को रोककर बड़े बड़े बांध बनाए गए। खेतों को सींचने के लिए गंगा से बड़ी बड़ी नहरें निकाली गईं। विकास की इस चादर में गंगा कहीं गुम हो गई। जिस भागीरथी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर हिमालय की कोख में गंगा जन्म लेती है, उसी हिमालय पर बड़े बड़े निर्माण करके कोख में ही गंगा का कत्ल कर दिया गया। गंगा की सहायक नदियों का भी यही हश्र हुआ। जिस गंगा में कभी गर्मियों में भी पानी की कमी नहीं रहती थी, वो सूखी कमजोर नदी बन गई है। मॉनसूनी बारिशों की जिस गुदगुदी से गंगा की तरंगें विकराल लहरों की शक्ल लेती थी, वो इतिहास बनने लगा है। पहले यहाँ 6 महीने में सर्दियों में जो यहाँ का जो बर्फ का समय होता है, तो वो बताते थे कि 20 से 25 फीट तक यहाँ 6 महीने में स्नोफॉल होता था। और नारायण आज जो है मुश्किल से 10 से 12 फीट यहाँ पर 6 महीने में बर्फ गिर रही है। तो यानी जो बर्फ गिरने का जो औसत है वो भी बहुत कम हुआ है। गंगा ने सबसे ज्यादा कीमत विकास की वजह से चुकाई। हिमालय पर बड़े बड़े बांध बनाकर गंगा जल को रोका गया है ताकि बिजली पैदा किया जा सके। आंकड़े बताते हैं कि गंगा की घाटी में करीब 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, लेकिन अभी तक मामूली ही हिस्सा इस्तेमाल में लाया जा सका है। ऐसे में बिजली के लिए विकास पुरुषों की नजर गंगा की तरफ है, जो खतरे की घंटी है। हिमालय पर 13,500 फीट की ऊंचाई पर ये गोमुख है। इसी जगह से निकलती है गंगा। विकास के गुनाहों की गवाही दे रही हैं ये निशानियां।
ये बोर्ड बताते हैं कि किस तरह गंगोत्री ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है और गंगा का उद्गम पीछे खिसक रहा है। वक्त हम गोमुख के सामने ही खड़े हैं और गाय के खुर की तरह दिखने वाला गोमुख अब किसी और आकार में आ चुका है। संभव हो अगली बार जब मैं आऊं तो गोमुख किसी और आकार में दिखे। वजह साफ है कि जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहा है उस तरीके से गोमुख अपना अपना आकार बदलता जा रहा है। हिमालय के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए गंगा आगे बढ़ती है। कई दूसरी सहायक नदियां इसमें मिलती हैं और गंगा की रवानी बढ़ती है। पहाड़ों पर गंगा की धारा की ऊर्जा बड़े बड़े बांध बनाकर खत्म कर दी गई। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े बांधों में से एक है। टिहरी से बिजली उत्पादन भी शुरू है। नदी के प्रवाह में सबसे बड़ी रुकावट है ये बड़े बड़े डैम। जहाँ कहीं भी ये डैम बने हुए हैं वहाँ नदी के प्रवाह को रोक दिया गया है। इससे नदी का अपना पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है और जिससे कहीं न कहीं प्रदूषण की मात्रा या फिर दूसरी बातें कहें तो नदी के प्रवाह बिगड़ने की वजह से परेशानी बढ़ती है। इसी तरह और भी बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट गंगा की गोद में प्रस्तावित हैं। विकास की इस हवस और हिमालय और गंगा के बहाव में इंसानी दखल को पर्यावरणविद गंभीर खतरा बताते हैं। किस स्थान पर डैम बनाना चाहिए, कितना पानी रोकना चाहिए, इसका एक आधार जो है वो वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। ये हमारा मानना है कि जितने भी डैम बने हैं लेकिन गंगा जी में एक अविरल धारा बहनी चाहिए। गंगा जी के लिए जो मिनिमम पानी की आवश्यकता है, कम से कम जो पानी की आवश्यकता है वो उसमें गंगा जी में डैम्स में आप रोकिए लेकिन उतना पानी बहना चाहिए। उत्तराखंड के पहाड़ों से हरिद्वार में उतरती है गंगा। इसके आगे वो 3 और राज्यों से गुजरती है। हरिद्वार आते आते गंगा भगीरथ की गंगा नहीं रह जाती। गोमुख से निकला भागीरथी नदी का गंगा जल बांधों का प्रसाद बन जाता है। दूसरी नदियों का पानी इसकी धाराओं में मिलकर ऋषिकेश से नीचे पहुंचता है तो इसमें कारखानों और इंसानी बस्तियों का जहर खुला होता है। 75% शहरों से आने वाला सीवेज है। 20% उसमें से भी 80% तो जो है शहरों का सीवेज है और 20% जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से आने वाला सीवेज है वो उसका मूल कारण है। क्योंकि ये इतनी अधिक मात्रा में गंगा में डाले जा रहे हैं, उत्तरकाशी से इनका गंगा में डलना शुरू होता है और हुगली कलकत्ता तक ये किसी न किसी मात्रा में अनेक प्रकार के रासायनिक और शहर का मलमूत्र का जो सीवेज है वो उसमें बिना ट्रीट किए हुए पड़ रहा है। हरिद्वार आते आते गंगा मैली हो चुकी होती है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी तक 9 राज्यों की छोटी बड़ी नदियाँ गंगा में मिलती। 29 क्लास 1 शहर, 23 क्लास 2 शहर और 48 क्लास 3 शहर गंगा के किनारे बसे हैं। करीब 40 करोड़ की आबादी गंगा किनारे रहती है, यानी देश की आबादी का 1/3 हिस्सा। जाहिर है इतनी बड़ी आबादी से पैदा शहरों और गांवों की गंदगी बेरोक टोक सीधे गंगा में गिरती है और इस पवित्र नदी को मलिन करती है। हम पापी हैं, हमने अपना पाप डाला है गंगा में। हम अशुद्ध हैं, हमने अपनी अशुद्धि डाली है। नदी तो निर्दोष है। गंगा तो अपने आप में स्वच्छ है, गंगा गंदी नहीं है। गंगा को गंदी करने वाले हम हैं और गंदी करने वाले हमारे शहर है, हमारे गांव है, हमारे कारखाने हैं, हमारे उद्योग है। एक आंकड़े के मुताबिक गंगा में हर साल करीब 49.34 लाख घन मीटर गंदगी डाली जाती है और करीब 15,000 टन राख बहा दी जाती है। इंसानी बस्तियों के अलावा पानी की प्रचुरता ने उद्योगों को भी गंगा की तरफ आकर्षित किया है। बड़े बड़े कल कारखाने गंगा किनारे हैं। ये सिलसिला हरिद्वार से लेकर बंगाल के हुगली तक है। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर जैसे शहर गंगा किनारे हैं। आंकड़ों के मुताबिक शहरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से गंगा के पानी में 75% प्रदूषण शहरों से आने वाली गंदगी की वजह से होता है।
जबकि 25% प्रदूषण औद्योगिक कचरे की वजह से। अकेले कानपुर शहर में चमड़े की 372 ट्रेनरी हैं, जिसमें 300 पंजीकृत तक नहीं है। चमड़ा कारखानों के गंदे पानी में क्रोमियम की मात्रा करीब 124 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जो निर्धारित मात्रा से 62 गुना अधिक है। बरसों पहले बने ट्रीटमेंट प्लांट की तकनीक क्रोमियम को साफ करने के काबिल नहीं है। कई कारखाने शहर की सीवर लाइन में ही कचरा डाल देते हैं, जिससे सीवर की गंदगी में भी क्रोमियम की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। गौमुख से निकलने वाली निर्मल गंगा कानपुर में पहुंचते ही मलिन क्यों हो जाती है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कानपुर के वो 23 नाले जो बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे गंगा में आकर मिलते हैं। और उन्हीं में से एक है ये सीसामऊ नाला। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हर रोज तकरीबन 132 मिलियन लीटर पानी बिना ट्रीटमेंट के इसी तरीके से गंदा पानी सीधा गंगा में आकर गिरता है और उसके बाद ये कानपुर की गंगा यहीं से मैली होना शुरू हो जाती है। गंगा में प्रदूषण के इन स्रोतों के बारे में जानकारी के बावजूद इनके रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि गंगा के पानी को जहरीला बनाने में खेतों और दवाओं से निकलने वाले रसायनों का बड़ा हाथ है, जिसमें कीटनाशकों का प्रदूषण भी शामिल है। इसके अलावा दाह संस्कार और लावारिस पशुओं की लाश की वजह से भी गंगा प्रदूषित हो रही है। कानपुर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। जल यहाँ पर पूरी तरीके से काला दिख रहा है। जो निर्मलता थी इस जल के अंदर वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उसके पीछे क्या वजह है यहाँ पर? ये कानपुर एशिया का मजदूरों का मैनचेस्टर कहा जाता था, जहाँ पर कारखाने सब गंगा जी के किनारे लगे हुए थे। बीआईसी और एनटीसी के कारखानों का जितना उत्प्रवाह होता था, ये नालों के माध्यम से सीधे गंगा जी में जा रहा था। इतना गंदा से गंदा पानी गंगा जी में जा रहा था। चूंकि उस समय जल की पर्याप्त मात्रा थी, तो हमको आज से 40 साल पहले इस बात को एहसास नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जल की मात्रा अविरलता नष्ट हुई। वहां से हमारे उत्तराखंड में जल से मात्रा देना कम हुआ और इसी स्थिति में जो प्रदूषित जल है उसमें कोई कमी नहीं आई, लगातार बढ़ता गया, इसलिए आज प्रदूषित हो गई गंगा। कानपुर का पूरा जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट है ना, उसका ट्रीटमेंट नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि 25 लाख लोग हैं, तो 25 लाख लोग का गंदा कानपुर में कहाँ जाता है? नदी में ही तो जाता है और गंगा में ही जाता है किसी न किसी का। तो यदि इतने लोगों की गंदगी यदि कानपुर के गंगा में जाएगी तो ऑब्वियसली प्रदूषण होना जारी। गंगा के प्रदूषण की वजह बहुआयामी है, इसीलिए गंगा को स्वच्छ बनाने का काम भी आसान नहीं है। पानी आपने निकाल लिया, इसका अर्थ है कि बेग आपने खत्म कर दिया। बेग खत्म कर दिया, इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन कंटेंट को खत्म कर दिया और बायोलॉजिकल लोड को बढ़ा दिया। इसलिए गंगा की समस्या का निदान आपकी लाख उपाय करने के बाद भी नहीं हो रहा है और न होगा, क्योंकि जब तक मौलिक सुधार आप नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि गंगा को नया जीवन देने की कोशिश सिर्फ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी गंगा को साफ करने का बीड़ा उठाया, लेकिन उनकी शहादत के साथ ये मामला लटक गया। पिछली बार गंगा की सफाई के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान शुरू किया। ये योजना आज तक जारी है, लेकिन अफसोस 30 वर्षों में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी गंगा साफ होने की जगह और मैली हो गई है। चौतरफा मार झेल रही है गंगा। हिमालय के जिस ग्लेशियर से गंगा का उद्गम है वो सिकुड़ रहा है। जिस गंगा में सालों भर पानी रहता था, उसमें बांध, बैराज और नहरों के जाल की वजह से पानी नहीं है। शहरों और उद्योगों के प्रदूषण की वजह से गंगा का पानी पीने या नहाने लायक तक नहीं रह गया। हालत इतनी बदतर है कि गंगा के पानी से सिंचाई भी मुमकिन नहीं रह गई।
गंगा को इस हालत से उबारने के लिए 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान शुरू किया। गंगा एक्शन प्लान के 3 मकसद थे। पहला, प्रदूषण को कम कर गंगा के पानी को पीने लायक बनाना। दूसरा, गंगा की जैव विविधता को बचाना ताकि गंगा में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को प्राकृतिक आवास मिले। और तीसरा, गंगा एक्शन प्लान के अनुभवों के आधार पर देश की दूसरी नदियों को भी प्रदूषण मुक्त बनाना। एक्शन प्लान का प्रयोग मैं ये मानता हूँ कि उसमें पैसा तो खर्च हुआ जी, लेकिन चूंकि उस काम की दृष्टि में मूल खोट था कि केवल एसटीपी लगाना जी, और एसटीपी लगाने से गंगा साफ हो जाएगी जी, ये जो भाव था, ये भाव ठीक नहीं था। अनाप शनाप आप प्रोजेक्ट जो इच्छा हो आप करते जाइए, तो उसका गंगा जी से कोई लेना देना नहीं है। आप अरबों नहीं खरबों खर्चा करिए, गंगा जी का सेहत उससे सुधरने वाला नहीं है। और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये तो जवाब वो लोग देंगे कि वो पैसा गया कहाँ, कितना उन्होंने प्रोजेक्ट में खर्चा किया और बाकी क्या है, वही जवाब दे सकते। गंगा एक्शन प्लान को लागू करने के लिए 1986 से लेकर अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन गंगा पहले के मुकाबले और प्रदूषित हो गई। ये आलम तब है जब गंगा एक्शन प्लान 1 के बाद इसका दूसरा चरण जारी है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के सहयोग से हजारों करोड़ रुपए गंगा की साफ सफाई में खर्च हो चुके हैं। शुरुआत में जब योजना बनी थी तो केंद्र के खर्च की हिस्सेदारी 70% थी, जबकि राज्यों की 30%। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए गंगा के पुनरुद्धार के हजारों करोड़ रुपए। सरकारी मशीनरी की सुस्ती और नकारेपन ने गंगा को बेहाल कर दिया। साल 2000 तक गंगा के कल्याण के नाम पर सरकार ने करीब 901 करोड़ रुपए बहाए, लेकिन नतीजा 0 रहा। गंगा एक्शन प्लान बेसिकली कॉन्ट्रैक्टेड ड्रिवन था। हाँ, और कॉन्ट्रैक्टेड ड्रिवन जब कोई प्लान होता है तो उसमें हमेशा ये सोचा जाता है कि पैसा कैसे किसी की जेब में चला जाए। हाँ, तो उसमें केवल पैसा किसी की जेब में भेजने का काम था। एक एजेंसी एक काम करती है, दूसरी एजेंसी दूसरी काम करती है। एक एजेंसी रोड बनाती है, दूसरी एजेंसी उसको खोद के रख देती है सीवर लाने के लिए। तो इसमें फिर पैसा खर्च होता है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो आज के दिन में हमें पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, बट बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में हमें एक्शंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गंगा को लेकर केंद्र चिंतित नहीं रहा। ऐसा भी नहीं कि गंगा को बचाने के लिए मुहिम नहीं चल रही। सरकार के साथ साथ कई गैर सरकारी संगठन भी गंगा बचाओ अभियान से जुड़े हैं। ऋषिकेश परमार्थ निकेतन ने प्लान बनाया है पूरा, और उस प्लान को बनाकर हम लोगों ने भारत सरकार को दिया है, भारत के कानून मंत्री को दिया है, भारत के जल संसाधन मंत्री को दिया है, और भारत के प्रधानमंत्री जी को भिजवाया है। कई यूनिवर्सिटी के साथ साथ कई संगठन भी गंगा पर रिसर्च कर सरकार को जरूरी कदम उठाने की सलाह दे रहे हैं। जागरूकता अभियान भी जारी है, लेकिन न तो इनके बीच कोई तालमेल है और न ही पर्याप्त संसाधन। खुद केंद्र और राज्य सरकारें गंगा की सफाई को युद्ध स्तर पर लागू करने में नाकाम रही हैं। हमारे यहाँ एक मिनिस्ट्री का दूसरे मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन नहीं के बराबर है। और यही कारण है कि हम पैसा खर्च करते हैं, पर उसका जितना फायदा मिलना चाहिए उतना फायदा मिल नहीं पाता। साल 2000 में गंगा में जान फूंकने के लिए गंगा एक्शन प्लान फेज 2 शुरू हुआ। इसके बाद साल 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। इन कोशिशों के बावजूद गंगा जल की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी गंगा में रोजाना 2 करोड़ 80 लाख लीटर कचरा गिरता है। अकेले गंगा जल के प्रदूषण में उत्तर प्रदेश का हिस्सा करीब 50% है।
विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा जल है। इस असलियत के बावजूद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही गंगा को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अभियान शुरू किया है। मां गंगा, आज नहीं तो कल से ही मैं फिर आऊंगा। मां तेरी गोद में बैठूंगा, मां तेरे चरणों में बैठूंगा। अविरल और निर्मल गंगा का हमारा सपना है। उसका उद्धारक यदि कोई हो सकता था भागीरथ के बाद, तो वो हमारे मोदी जी ही हो सकते थे। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद गंगा के हालात की और पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के प्लान गंगा में क्या है खास। जो गंगा बरसों बरस से बीमार है, आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार उसे कैसे स्वस्थ बनाएगी? ये काम बहुत मुश्किल है और बगैर राज्य सरकारों की मदद से इसे पूरा करना संभव भी नहीं है। फिर सवाल है कि गंगा की सफाई और सुंदर बनाने का काम कैसे पूरा होगा? क्या नरेंद्र मोदी के पास इसके लिए कोई एक्शन प्लान है? अब तक नरेंद्र मोदी सरकार ने गंगा के पुनरुद्धार के लिए जो खाका तैयार किया है, वो गंगा की सफाई की अब तक की योजना से बहुत अलग है। नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई के अनुष्ठान का जिम्मा 4 मंत्रालय, पर्यावरण, गंगा मंत्रालय, पर्यटन और शहरी विकास मंत्रालय को सौंपा है। ये चारों मंत्रालय इकट्ठा गोमुख से बंगाल तक गंगा की सफाई को अंजाम देंगे। गंगा में साल भर पानी रहे, इसके लिए गंगोत्री से कोलकाता तक 12 से ज्यादा बैराज बनाए जाएंगे। आंतरिक जल परिवहन के जरिए भी गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य है। गंगा में फिर से जहाज चल सकें, इसके लिए नदी की तली की 2.5 से 3 मीटर तक खुदाई होगी। कानपुर से कोलकाता तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। इलाहाबाद से कोलकाता रूट पर मालवाहक जहाज चलाने का लक्ष्य है। गंगा के किनारे एयरपोर्ट जैसे टर्मिनल बनेंगे, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। गंगा नदी मार्ग शुरू होने से कई जगहों पर पर्यटन और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। गंगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो हम लोग गंगोत्री से लेकर कानपुर तक और कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक, इलाहाबाद से लेकर कलकत्ता तक हम उसकी योजना तैयार करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के गंगा प्लान का खाका राष्ट्रपति भी अपने अभिभाषण में पेश कर चुके हैं। River Ganga is a part of our rich culture, rich cultural heritage, a symbol of faith and the lifeline of millions. However, Ganga continues to remain polluted, with many stretches of the river becoming dry in the lean season. My government will take all necessary steps to ensure a perennial, clean and pristine Ganga. गंगा की सौगंध को अमली जामा पहनाने के लिए एक नया गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय भी बन चुका है। नरेंद्र मोदी जी की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर उपहार दिया। आज जन्म से लेके आज तक इन 53 सालों में मेरी जिंदगी सार्थक हो गई, क्योंकि मुझे गंगा जी का दायित्व मिला। गंगा को निर्मल और अविरल करना, ये हमारे सरकार की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। साफ है कि गंगा को लेकर नरेंद्र मोदी के मास्टर प्लान में सिर्फ गंगा की सफाई का ही मिशन नहीं है, बल्कि वो गंगा का उद्धार कर पर्यटन और रोजगार के मौके भी तलाश रहे हैं। ऐसी योजनाएं टुकड़े टुकड़ों में पहले भी सामने आई, लेकिन सिर्फ कागजों पर।
गंगा के कल्याण के लिए सिस्टम भी दुरुस्त करना पड़ेगा और गंगा के बहाने भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाने वालों पर भी नकेल कसनी पड़ेगी। ये काम आसान नहीं है क्योंकि इसमें राज्य सरकारों के सहयोग की भी दरकार होगी। नरेंद्र मोदी गंगा को अहमदाबाद की साबरमती की तरह बनाना चाहते हैं, लेकिन साबरमती महज 300 किलोमीटर लंबी है और इसका मुख्य प्रवाह एक राज्य तक ही सिमटा है। साबरमती में नर्मदा का पानी है। सवाल है कि गंगा में पानी कहां से आएगा? गंगा का बहाव क्षेत्र 4 राज्यों में है जहां अलग अलग सरकारें हैं। बहुत सालों से गंगा के अंदर हम पैसा डुबा रहे हैं मगर प्रदूषण वहीं का वहीं है। तो बहुत जरूरी है कि हम सोचें कि किस तरह से कार्यक्रम बनाएं प्रदूषण के बारे में और क्या नई सोच के साथ हम गंगा को बिल्कुल साफ कर सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि अब तक गंगा सिर्फ इसलिए साफ नहीं हो पाई क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के पास इच्छा शक्ति की कमी थी। नरेंद्र मोदी ने इच्छा दिखाई है जिस पर गंगा पर काम करने वालों की भी पैनी नजर है। गंगा के ऊपर ध्यान है, गंगा के ऊपर एक ऑब्सेशन है कि इसको साफ करना है, ये हम सबकी मांग है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जो गंगा के ऊपर इस सरकार ने पहल ली है ये अच्छी चीज है। देखा जाए इम्प्लीमेंटेशन ठीक से कहा तो ये सहज तरीके से भी हो सकता है, पर ये समझ लेना जरूरी है कि आज भी इसमें यदि शुरुआत करें हम ठीक से तो इसके रिजल्ट ग्राउंड में देखने के लिए कम से कम हमको 10 साल का इंतजाम करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स की नजर इस बात पर है कि कहीं नरेंद्र मोदी के गंगा प्लान में इस महान नदी की कॉस्मेटिक सर्जरी तो नहीं होगी। विशेषज्ञों की नजर इस बात पर भी है कि 1986 से लेकर अब तक गंगा की सफाई को लेकर सरकारों ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी के इरादे पर शक नहीं किया जा सकता क्योंकि उमा भारती से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक और कई धार्मिक संगठन भी गंगा की सफाई से गहरे जुड़े हुए हैं। ऐसे में देखना है कि नई सरकार के इरादे से गंगा की धारा में कितनी जिंदगी आती है। विष्णु के चरण कमल से या फिर शिव की जटा से निकलने वाली गंगा के किनारे हिंदुओं के महान तीर्थ हैं। ऋषिकेश के साथ साथ हरिद्वार उत्तराखंड का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लेकिन आलम यह है कि जिस हरिद्वार के तट पर हर शाम गंगा आरती की शानदार तस्वीर सामने आती है, हरिद्वार में हर 12 साल पर महाकुंभ आयोजित होता है, वहां गंगा का पानी पीना खतरनाक है। तो ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन प्लेस में कानपुर, इलाहाबाद या वाराणसी में ही आकर होता है। नदियों में जो पोल्यूशन है वो तो पहाड़ों से आरंभ हो जाता है। हरिद्वार की तरह तीर्थराज प्रयाग यानी इलाहाबाद में हर साल कुंभ और 12 साल पर महाकुंभ लगता है। कुंभ की मान्यता है कि धरती पर अमृत जिन 4 जगहों पर गिरा था वहीं महाकुंभ आयोजित होता है। लेकिन अफसोस कि गंगा को मैली करने में आस्था का भी बड़ा हाथ है। पावनता गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब गोमुख का जल गंगा यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। इस बांधों में गंगा को कैद करने के बाद अब ये तो तमाम नालों का पानी है, सारदा सहायक नहरों का पानी है, कल कारखानों का पानी है, वो ओरिजिनल जल है ही नहीं। इलाहाबाद महाकुंभ के दौरान गंगा तट पर करीब 2 महीने तक तीर्थ यात्रियों और साधु सन्यासियों के लिए शहर बस जाता है, जिससे प्रदूषण जानलेवा स्तर तक बढ़ जाता है।
इस वक्त जहाँ मौजूद है इसे संगम कहा जाता है और ये वो संगम है जहाँ लोग डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्त होते हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अब ये पानी इतना निर्मल और पवित्र रह गया है कि लोग इस पानी में डुबकी लगाकर अपने सभी पापों से मुक्त हो सकें। इलाहाबाद के शहरी इलाकों से निकलने वाले 57 नाले सीधा गंगा के अंदर गिरते हैं, जो इस गंगा के पानी को, इस निर्मल पानी को पूरी तरीके से मलिन और मैला कर रहे हैं। इलाहाबाद से गंगा आगे बढ़ती है और पहुंचती है मोक्ष की नगरी काशी यानी बनारस। नरेंद्र मोदी जिस काशी की गंगा को पावन बनाने की मुहिम शुरू कर रहे हैं, उस शहर में रोजाना करोड़ों लीटर सीवर की गंदगी गंगा में गिरती है। घाटों के किनारे दिन रात लाशें जलती हैं। राख, अधजली लकड़ियां, अधजली लाशें और मरे हुए जानवर गंगा जल में तैरते रहते हैं। इस वक्त हम मडकड़का घाट पर हैं। मडकड़का घाट विश्व प्रसिद्ध है और इसकी प्रसिद्धि की वजह यह है कि सबसे ज्यादा दुनिया में किसी घाट पर अगर शवदाह होता है तो वो यहीं पर होता है। और हिंदू रीति में ये मान्यता है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, कि अगर मडकड़का घाट पर शवदाह किया जाए तो उस व्यक्ति को सीधे स्वर्ग मिलता है। लेकिन इस वजह से गंगा में प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा शव दाह यहाँ पर हर साल होता है और बहुत सारे अधजले शव भी गंगा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। गंगा की इसी गंदगी में आस्थावान डुबकी भी लगाते हैं। बनारस का दुर्भाग्य क्या है कि यहाँ पर 1100 से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, जो कि शहर के अंदर और उसके आसपास के इलाके में लोकेटेड है। इनमें से किसी के पास भी ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जिसमें लेड, कैडमियम, क्रोमियम, निकेल, कॉपर, ये सारे हैवी मेटल्स मिले हुए हैं और इन हैवी मेटल्स को सीवर लाइन में डाल देते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज पटना में वो गंगा नहीं बहती जिसे मैंने बचपन में देखा था। मुझे याद है गंगा में तब काले रंग का एक जीव पानी से निकलता था और फिर लहरों में तेज धार में गुम हो जाता था। बिहार में उस जीव को लोग सोंस कहते थे। सोंस यानी डॉल्फिन आज गंगा में कहीं नजर नहीं आती। एक कहावत है कि बड़ी मछलियां छोटी को निगल लेती हैं, लेकिन जब छोटी मछलियां ही नहीं बची तो बड़ी मछली डॉल्फिन कैसे जिंदा रहती है? स्पष्ट तौर पर यह कहना ज्यादा उचित होगा कि गंगा पटना के लिए एक इतिहास बनती जा रही है। ये गंगा दीघा से हटते हटते पिछले 15 साल से गंगा हर वर्ष पटना के घाटों का किनारा छोड़ती जा रही है। गंगा से डॉल्फिन के विलुप्त होने के पीछे बड़ी वजह ये भी है। बिहार में बहने वाली गंगा पर कुछ दशकों पहले डॉल्फिन को अठखेलियां करते देखा जा सकता था, लेकिन आज डॉल्फिन कल की बात हो गई है। गंगा में मछलियां न के बराबर हैं। गंगा की पूरी इकोलॉजी तहस नहस हो चुकी है। न कछुए बचे हैं, न दूसरे जीव जंतु। कुदरत से इस इंसानी छेड़छाड़ का नतीजा बेहद गंभीर है। ये वही पाटलिपुत्र है जो इतिहास में हिंदुस्तान की हुकूमत का केंद्र था। उस पाटलिपुत्र की परवरिश गंगा के लहरों से होती थी, लेकिन ये वक्त का भद्दा मजाक है कि आजाद पाटलिपुत्र को छोड़कर वह गंगा कोसों दूर चली गई है। इस मरणासन्न गंगा को नरेंद्र मोदी नया जीवन देना चाहते हैं। ये काम सिर्फ सुंदर सपने से नहीं, फैसलों पर सख्ती से अमल के जरिए हो सकता है। पॉजिटिव एजेंडा चाहिए, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, और एक प्रोएक्टिव एजेंडा चाहिए। गंगा तभी सूखेगी जब हम सूख जाएंगे। हमारी आस्था सूख जाएगी तो गंगा सूखेगी, नहीं तो गंगा को कोई नहीं सुखा पाएगा। गंगा की धारा अविरल बहे, निर्मल बहे,
इसके लिए हमें जिंदा होना है। 5 साल के अंदर अगर नरेंद्र मोदी गंगा की सफाई करने में थोड़ा बहुत भी कामयाब होते हैं तो इसके राजनीतिक मायने काफी गहरे होंगे। गंगा की घाटी के 4 राज्यों में लोकसभा की 167 सीटें हैं। गंगा को नया जीवन देकर नरेंद्र मोदी साबित कर देंगे कि जो काम कोई और नहीं कर पाया वो उन्होंने कर दिखाया। ये दिल्ली में अखंड मोदी राज का मंत्र भी हो सकता है। मोदी ने अनोखी गंगा को अभूतपूर्व तरीके से चुनावी राजनीति से जोड़ दिया। गंगा को नई जिंदगी देने की भारी भरकम योजनाएं दिल्ली की गगनचुंबी सरकारी इमारतों में सत्ता दर सत्ता बनती रही। लेकिन मोदी गंगा को एक चुनावी मुद्दे की शक्ल देने में कामयाब रहे। ये बता पाना मुश्किल है कि क्या मोदी को वाकई गंगा में एक मजबूत चुनावी मुद्दा बनने का पूर्वाभास था या नहीं। लेकिन इतना तो साफ है कि पूरे गंगा बेल्ट में मोदी के चुनावी भाषणों में गंगा की काया पलट की कस्में जरूर होती थी। और मां गंगा, आज नहीं तो कल से ही मैं फिर आऊंगा। मां तेरी गोद में बैठूंगा, मां तेरे चरणों में बैठूंगा। मां गंगा, तेरे आशीर्वाद लेकर के मैं यहाँ के जनता की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। मां, मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। अब प्रधानमंत्री मोदी गंगा की चुनावी महिमा को महसूस करने के बाद इसे और भावनात्मक मजबूती देने की मुहिम में लगे हैं। तो इसीलिए कि पहली बार देश के सत्ताधीश वर्ग के सर्वे सर्वा ने गंगा में सियासी संभावनाओं को शिद्दत से पहचाना है। मोदी जानते हैं कि गंगा की पहचान उनकी सरकार को वही प्रतिष्ठा दिलवा सकती है जो वाजपेयी सरकार को पोखरण विस्फोट में मिली थी। अब सवाल ये है कि क्या मोदी गंगा की मुक्ति का मसीहा बन पाएंगे? क्या मोदी भगीरथी प्रयास को पराकाष्ठा तक पहुंचा पाएंगे? सवाल सिर्फ मोदी का नहीं, पूरे सत्ता तंत्र की इच्छा शक्ति का है। गंगा एक नदी तो है, उससे ज्यादा गंगा भारत का दर्शन भी है। एक कवि लिखते हैं कि माँ के समान जगे दिन रात, जो प्रात हुई तो जागती है गंगा। कर्म प्रधान सदा जग में, सबको श्रम पथ दिखाती है गंगा। ये दर्शन इसलिए क्योंकि गंगा की गोद में ही हमारी सभ्यता का जन्म हुआ। आज गंगा की दुर्दशा बता रही है कि हम गंगा को ही मारने पर तुले हैं। क्या नरेंद्र मोदी वक्त की इस हकीकत को बदल पाएंगे? एक कठिन चुनौती पर बहुत मुश्किल सवाल है। अगले एपिसोड में हम किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक कीजिए इंतजार। नमस्कार।